कक्षा 8वीं गणित की वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए आज के इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा में 3 या 4 अंक के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और पांचों सवाल बहुत ही सिंपल है, इसलिए आपको परीक्षा से पहले इनको किस प्रकार से आपको हल करना है इसको समझ लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। पहले सवाल में आपको बताना है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको समीकरण को उतार लेना है। तो यहाँ पर समीकरण आपको दे रखा है 3 कोष्टक के अंदर 5z माइनस का 7 माइनस 2 कोष्टक के अंदर 9z माइनस का 11 बराबर के इधर दे रखा है 4 कोष्टक के अंदर 8z माइनस का 13 और अलग से माइनस का 17 आपको दे रखा है। सबसे पहले इसको सरल करेंगे। 3 का पूरे कोष्टक में गुणा होगा तो यहाँ पर 3 का 5z से गुणा होगा तो 3 पंजे 15 हो गया और इसके साथ में z आ जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस माइनस में आएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस -2 का भी पूरे कोष्टक में गुणा होगा तो ये -9 दुना कितना हो जाएगा, 18z हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 11 दुना का 22 हो जाएगा। यहाँ से बराबर के इधर भी 4 का पूरे कोष्टक में गुणा होगा, 8 चौक 32 हो गया तो ये 32z माइनस 13 चौक 52 हो जाएगा और माइनस का 17 ऐसा कैसा ही। ठीक है, यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 15z यहाँ है, माइनस का 18z यहाँ पर दे रखा है। तो 18 में से 15 जाएगा तो माइनस का 3z बचा है, यहाँ पर माइनस का 3z। 22 में से 21 गया, 22 प्लस का है 21 माइनस का है तो 1 प्लस का बच गया यहाँ पर। बराबर के इधर देखिए 32z ऐसा कैसे ही रह जाएगा क्योंकि z वाला पद एक ही है यहाँ पर। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो 52 और -17 जुड़ेगा तो ये माइनस का ही रहेगा। 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 और 2 9, 5 और 1 6 तो ये माइनस का 69 हो जाएगा। अब z वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे, संख्या को एक तरफ कर लेंगे तो ये यहाँ पर हम संख्याओं को इधर लाते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3z, ये 32 इधर आएगा, माइनस का 32 हो जाएगा 32z बराबर के इधर माइनस का 69 पहले से है, एक इधर से प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ 32 माइनस का है, 3 माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे, 32 और 3 35 हो जाएगा, 35z हो गया बराबर 69 और 1 70 हो जाएगा, दोनों माइनस के तो माइनस का 70 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से z का मान आपको निकालना है तो z के साथ में 35 इधर आ जाएगा तो 70 के बटे में 35 पहुंच जाएगा क्योंकि गुणा में ही इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 35 एकम 35, 35 दुना का 70 तो यहाँ से आपके पास में z का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पहले सवाल में z का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से इस समीकरण को हल किया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2 करने की कोशिश करिएगा। सवाल में आपको दे रखा है किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण, यहाँ पर दो विकर्ण दे रखे हैं 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक विकर्ण तो 7.5 सेंटीमीटर का दे रखा है और दूसरा विकर्ण जो है वो 12 सेंटीमीटर का दे रखा है, अर्थात D1 पहला विकर्ण को हम लिखेंगे D1 से तो ये आपके पास में 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है और दूसरा विकर्ण जो दे रखा है D2 ये आपके पास में दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ पर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमने लिखा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितने हैं, 2 है तो पहले विकर्ण D1 का गुणनफल इसके साथ में D2 का गुणनफल। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ पर मान रख देंगे 1/2 सूत्र का है, D1 का मान 7.5 गुणित D2 का मान 12। इसको अगर सरल करेंगे तो यहाँ से कोष्टक को हटा देते हैं तो इंटू का साइन आ जाएगा, 7.5 गुणित में 12
ठीक है। यहाँ से दशमलव हटा लेते हैं तो नीचे बटे में 10 आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 6 बार में। यहाँ से 5 से ये कट जाएगा 5 दूना का 10 और 15 5 75। 2 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर क्या बचा, 15 और 3 बचा। 15 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 और क्षेत्रफल है इसलिए इकाई में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, या फिर इसको सेंटीमीटर की घात 2 भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 वर्ग सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर की घात 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। सवाल नंबर 3 में आपको क्या बोला जा रहा है, 15,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 रुपये में उपलब्ध है। आपको क्या निकालना है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत निकालना है, मतलब छूट कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इसका अंकित मूल्य। यहाँ पर आपको सवाल में अंकित मूल्य कितना दे रखा है, तो अंकित मूल्य यहाँ पर दे रखा है 15,000 रुपये। तो अंकित मूल्य बराबर लिख देंगे 15,000 रुपये। ठीक है। अब अगला मूल्य जो है वो क्या दे रखा है, एक मेज 14,400 रुपये में उपलब्ध है। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका काय में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14,400, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य, मतलब कोई वस्तु 15,000 रुपये उसके ऊपर एमआरपी लिखी हुई है, लेकिन वो कितने में दे रहा है, 14,400 में दे रहा है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो गया, 14,400 रुपये हो गया। ठीक है। अब बट्टा मतलब छूट कितनी मिल रही है, तो बट्टा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अंकित मूल्य 15,000 रुपये है इसमें से 14,400 घटाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कितने रुपए की छूट मिल रही है। तो यहाँ से आप 15,000 में से 14,400 घटाएंगे तो 600 रुपये हो जाएंगे। तो 600 रुपये की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है, अर्थात बट्टा मिल रहा है। बट्टा कितना है, 600 रुपये है। अब इसको काय में निकालना है, प्रतिशत भी निकालना है। एक तो हमने निकाल दिया कि बट्टा छूट कितनी हो गई, 600 रुपये। अब बट्टा प्रतिशत, तो बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ध्यान से इसको समझना। बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितने रुपए की छूट मिल रही है उसको ऊपर लिखना है। 600 रुपए की छूट मिल रही है अर्थात बट्टा 600 रुपए का है। और यहाँ पर किस पर मिल रहा है, तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 15,000, तो नीचे 15,000 लिख देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इंटू कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल, इसकी 1 जीरो से इसकी 1 जीरो कैंसिल, 15 से ये कटेगा, 15 एकम 15, 15 चौक कितना होता है 60 होता है, अर्थात बट्टा प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4% हमारा बट्टा प्रतिशत निकल के आ जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 में आपको दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप स्टार लगा लीजिए, ये परीक्षा में 99% आने की इसकी संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को, इस सवाल को काफी अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर बोल रखा है सवाल में, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात यहाँ पर 3:2 दे रखा है। दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। मान लीजिए ये आपका कौन सा कोण है, यहाँ से हम नामकरण करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, कैसे भी नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कोण, इसका अनुपात को हम मान लेते हैं कि ये 3 है, 3x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 2x, क्योंकि ये अनुपात में दे रखा है आसन्न कोणों का अनुपात कितना है, 3 और 2 है। तो इन दो आसन्न कोणों का अनुपात आपको दे रखा है 3:2 है, तो हम इसको 3x और 2x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण डी। कोण ए और कोण डी का योगफल जो होगा, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, कोण ए का मान कितना है, 3x दे रखा है, तो यहाँ कोण ए की जगह 3x रख देंगे। कोण डी का मान कितना दे रखा है, 2x दे रखा है, तो 2x रख देंगे, बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के होगा।
तो 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x हो गया। 5x किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालने के लिए 180 और ये 5 कहाँ आ जाएगा? इसके बट्टे में आ जाएगा 5। 5 से इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 बचा 30 हो गया, 6 पंजे 30, अर्थात x का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया 36 डिग्री। एक्स का मान कितने डिग्री आ गया? 36 डिग्री आ गया। अब हमारे कोण ए का मान निकालने के लिए, कोण ए का मान कितना दे रखा था? 3 अनुपात दे रखा था, जिसको हमने 3x माना था। तो इसमें x का मान रख देंगे, तो 3 गुणित x का मान कितना है? 36। तो 36 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 का 8, हासिल आया 1, 3 तिया 9 और 1 10, अर्थात कोण एक ए आपका कितना डिग्री का हो गया? 108 डिग्री का हो गया। मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया? ये वाला कोण आपका 108 डिग्री का हो गया। कोण डी निकालने के लिए, कोण डी का अनुपात 2x दे रखा था, तो 2x बराबर 2 ऐसा कैसा, x का मान आपने 36 निकाला, तो 36 का डबल कितना होता है? 72 होता है। तो ये 72 डिग्री, अर्थात ये वाला कोण जो हो गया ये कितने डिग्री का हो गया? 72 डिग्री का हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब हम जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, अर्थात कोण ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? कोण ए के सामने कोण सी है, तो कोण ए जितने का होगा कोण सी भी उतने का ही होगा। तो यहाँ से कोण ए का मान अगर 108 डिग्री का है, तो कोण सी भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 108 डिग्री का हो जाएगा। आया समझ में? तो एक कोण ये आपका कोण सी भी आ गया। इसी प्रकार से देखिए, कोण डी के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण बी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण बी बराबर होगा कोण डी के। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया है कि कोण डी 72 डिग्री का है, तो यहाँ से कोण बी भी आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 72 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार से चारों कोण आपके पास में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ए बराबर आपका कितने डिग्री का है? 108 डिग्री का। कोण बी बराबर कितने डिग्री का? कोण बी आपका 72 डिग्री का। कोण सी बराबर कितने डिग्री का? 108 डिग्री का। और कोण डी जो है वो भी आपका 72 डिग्री का। तो ये चारों मान आपको निकालने थे। इस प्रकार से इस सवाल को हल कर लेना है और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इस बार भी इसको पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को, इस सवाल को काफी अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है और एग्जाम में इसी प्रकार से आपको कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 5। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। जब एक पासे को फेंका जाएगा तो पासे के ऊपर कौन कौन सी संख्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक उसके ऊपर लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है पहली कंडीशन में? पहली कंडीशन में बोला गया है कि एक अभाज्य संख्या आने का जो परिणाम है वो आपको लिखना है। तो एक अभाज्य संख्या, तो सोचिए एक पासे में अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होंगे। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको पूछी जा रही है। एक अभाज्य संख्या आने की परिणाम जो होगा वो क्या होगा? तो एक अभाज्य संख्या कब आ सकती है? तो अभाज्य संख्या इन 6 अंकों में, दो अभाज्य संख्या है तो 2 आ सकती है। अगली संख्या आपकी कौन सी है? अभाज्य संख्या 3 है। अगली अभाज्य संख्या आपकी 5 है। तो एक अभाज्य संख्या कब आएगी? जब एक पासे को फेंका जाएगा तो 2 आ सकती है, 3 आ सकती है या 5 आ सकती है। तो ये इसका आंसर हो गया। एक अभाज्य संख्या नहीं आ सकती है, एक अभाज्य संख्या नहीं आ सकती है। तो इसके अलावा कौन कौन से अंक बच गए हैं? तो एक अभाज्य संख्या जो नहीं होती है वो 1 है। अगली अभाज्य संख्या जो नहीं होती है वो 4 है। अगली अभाज्य संख्या जो नहीं होती है वो 6 है। तो इस प्रकार से 1, 4, 6 इसका दूसरा पार्ट का आंसर हो जाएगा। 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी होती है? तो 5 से बड़ी एक संख्या इस पासे में 6 होती है। तो इसका आंसर तीसरे का 6 हो जाएगा। ठीक है, चौथे पार्ट में पूछा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं लेना है, अर्थात 1, 2, 3 और 4, ये 4 संख्या उसमें 5 से बड़ी संख्या नहीं में आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये 5वां सवाल आपका कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हमने 5 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये पांचों सवाल आपको अच्छा समझ में आए होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिल सके।
अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।